जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो एनसीईआरटी के प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ किए हैं उस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य से रिलेट सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज है इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। और एक्सप्लेनेशन भी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और नॉलेजेबल है इसलिए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य अथवा कौटिल्य, यानी कौटिल्य का 3 नाम है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य। ओके, कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद, अंतिम मौर्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद, तो यह नंद वंश के शासक थे, ध्यान रखना है, घनानंद जो है नंद वंश के शासक थे। घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। ओके, इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। ओके, तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में या बौद्ध और जैन ग्रंथ इसे क्षत्रिय मानते हैं, मौर्य क्षत्रिय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला जो केंद्रीकृत और विस्तृत साम्राज्य की स्थापना थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया और किसके सहयोग से? कौटिल्य के सहयोग से अथवा चाणक्य के सहयोग से अथवा विष्णुगुप्त के सहयोग से। तो इतने नाम थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है सेंड्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी वी स्मिथ, पूरा नाम वी ए स्मिथ है, आर के मुखर्जी एंड डी आर भंडारकर। ओके, इसका सही आंसर होगा ए विलियम जोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया, यानी चंद्रगुप्त का नाम उस पर अंकित है। तो शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स कहा गया है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार एंड ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर होगा सी बिंदुसार। ओके, बिंबिसार नहीं, ये देख करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ऑप्शन में, तो एग्जाम में गलत हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और यह भी मगध का ही शासक था, लेकिन हर्यक वंश में था। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार था और चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात यह गद्दी पर बैठा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। यह भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? भद्रबाहु। एक तो कौटिल्य थे ही, लेकिन जब गद्दी पर बैठा जैन धर्म अडॉप्ट किया,
तो जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। ओके। और श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए, जहाँ 298 ईसा पूर्व में उपवास पद्धति द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि के द्वारा यानी जैन धर्म अपना लिया या जैन धर्मावलंबी हो गया, किसके प्रभाव में आकर के, भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के, और राजपाट छोड़ करके श्रवण बेलगोला यानी मैसूर वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है, वहाँ चले गए और वहाँ पर जाकर श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर संलेखना यानी संथारा विधि के द्वारा प्राण त्याग दिए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक सम्राट रहा। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्र केटस, अमित्रघात, शत्रु का विनाशक कहा है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। संलेखना विधि आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी एंड ऑप्शन डी कह रहा है हिंदू कुश पर्वत। इसका सही आंसर होगा डी, हिंदू कुश पर्वत, क्योंकि रावी नदी को क्रॉस कर लिए थे, सिंधु नदी को क्रॉस कर लिए थे, सतलज नदी को क्रॉस कर लिए थे। इसका मतलब अफगानिस्तान और ईरान तक का क्षेत्र पर अधिकार, ईरान में जो हेरात प्रांत था वहां तक इन्होंने अधिकार कर लिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके। और इस प्रकार अशोक के समय में कलिंग जीत लिया गया तो मौर्य साम्राज्य और विस्तृत हो गया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू कुश पर्वत तक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तर पश्चिम में कहाँ तक साम्राज्य था? तो हिंदू कुश पर्वत तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान यानी फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक विस्तृत था। विसेंट आर्थर स्मिथ, VA स्मिथ, शार्ट में इनका नाम लिखा रहता है बुकों में, विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर भी उसका अधिकार प्रमाणित होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कह रहा है सेलुकस निकेटर, जिसे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया? यहाँ पर ध्यान रखना है जो सिकंदर महान था यूनान का शासक, उसका नाम अलेक्जेंडर भी था। ओके, और हम लोग सिकंदर सिकंदर के ही नाम से पढ़ते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अलेक्जेंडर उसी का नाम था। सिकंदर द्वारा, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। सेलुकस निकेटर, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया था, क्योंकि सिकंदर जब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर अधिकार करके चला गया था, तो इस विजित जो क्षेत्र थे, यहाँ का जो या प्रांत कह लीजिए, इस विजित प्रांत का या क्षेत्र का जो प्रशासक नियुक्त किया वह फिलिप को, और फिलिप के बाद सेलुकस निकेटर इसका शासक बना। तो यहाँ पर सेलुकस निकेटर शासन कर रहा था। ओके, और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया पाटलिपुत्र से सेना लाकर। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति सेलुकस ने उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, परंतु मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से सेलुकस को पराजित होना पड़ा। इसके पश्चात सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया तथा दहेज में हेरात, कंधार, मकरान व काबुल प्रांत प्रदान किए। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे
500 हाथी यानी 500 एलिफेंट उपहार स्वरूप दिया। यह भी इम्पॉर्टेंट है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर आधिपत्य स्थापित किया था। ओके, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन कि चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस को पराजित किया और उनकी पुत्री हेलेना से विवाह अपना किया और उनसे यानी सेलुकस से हेरात प्रांत, कंधार, मकरान और काबुल को यानी 4 प्रांत भी ले लिया। और चंद्रगुप्त मौर्य इतना लेने के बाद 500 एलिफेंट यानी 500 हाथी सेलुकस को उपहार में दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी नंद नागरी, ऑप्शन सी शारदा एंड ऑप्शन डी खरोष्टी। इसका सही आंसर होगा डी खरोष्टी। कह रहा है दाईं ओर से बाईं ओर। ओके, यानी राइट के तरफ से लेफ्ट की ओर, तो यह खरोष्टी भाषा शब्द लिखा जाता है। खरोष्टी जैसे उर्दू होता है। ओके, तो जो खरोष्टी लिपि होती है वह दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसेन और कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के बृहत्तम अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ओके, ब्राह्मी जो लिपि थी जो भारतीय क्षेत्रों में प्रचलन थी वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, यानी लेफ्ट टू राइट की ओर। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी सेलुकस निकेटर एंड ऑप्शन सी मेगास्थनीज एंड ऑप्शन डी जस्टिन। ओके, इसका सही आंसर होगा सी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था और सेलुकस के द्वारा भेजा गया था। यह सेलुकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा गया था। ओके, संधि के बाद। आगे एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, को 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, जबकि पाटलिपुत्र को समानांतर चतुर्भुज कहकर पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। ओके, तो मेगास्थनीज जब पाटलिपुत्र पहुंचा तो उसे पालीब्रोथा कहता है। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम से संबोधित किया है तथा नगर के पदाधिकारी को एस्टोनोमाई कहा है। ओके, तो यह दोनों इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज पहला विदेशी एम्बेसडर था यानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और किसके द्वारा भेजा गया था? सेलुकस निकेटर के द्वारा। और उसने पाटलिपुत्र में रहकर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है और पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 यानी प्रश्न संख्या 8। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? ओके, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार जब शासक बना तो बिंदुसार के समय में अशोक जो है बिंदुसार का बेटा था यानी पुत्र था। ओके, सन था। तो बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था?
यानी बिंदुसार के समय में अशोक कहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, ऐसे भी प्रश्न को समझ सकते हैं। ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन एंड ऑप्शन डी तोसली। इसका सही आंसर होगा बी तक्षशिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अपने छोटे पुत्र अशोक को तथा एक बार अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। तिब्बती विद्वान तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायु पुराण में अशोक को भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में उसे राजवली कथे या सिंहसेन कहा गया है। ओके, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने एंड ऑप्शन डी कनिष्क ने। ओके, इसका सही आंसर होगा बी, अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन को देख लेते हैं हम लोग। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ओके, यानी अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में यह अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया था। ओके, तो अशोक पहला शासक था जिसने इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया, चाहे कल्याणकारी कार्य किया, प्रशासन के, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का या विदेशी राज्यों का उल्लेख, सब कुछ जानकारी उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से दिया। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी 13वां अभिलेख, ऑप्शन सी रुमिनदेई स्तंभ लेख, ऑप्शन डी मास्की का लघु शिलालेख। इसका सही आंसर होगा डी, मास्की का लघु शिलालेख पर अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, यानी अशोक नाम अंकित है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। सम्राट अशोक के अशोक नाम का उल्लेख मास्की अभिलेख कर्नाटक में है। देवा नाम प्रिय अशोक, इसके अतिरिक्त गुर्जरा मध्य प्रदेश में पड़ता है, गुर्जरा अभिलेख। इसके अलावा नेट्टूर यानी जो कर्नाटक में पड़ता है, इसके अलावा उदय गोलन या गोलम कर्नाटक में स्थित है। अभिलेखों में अशोक की उपाधियों प्रियदर्शी या प्रियदर्शी का उल्लेख है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य का नाम उल्लिखित है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम अंकित है या उल्लिखित है। ओके, अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। शिलालेख किया जा सकता है, नहीं किया गया है, अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। ओके, अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख कलिंग विजय सबसे बड़ा शिलालेख है, जबकि रुमिनदेई सबसे छोटा अभिलेख है। यह भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे बड़ा जो है 13वां शिलालेख है और सबसे छोटा रुमिनदेई ओके अभिलेख है, यानी इंस्क्रिप्शन है। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व
एकत्रीकरण करने से संबंधित था? ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी व्यावहारिक, ऑप्शन सी अंतपाल एंड ऑप्शन डी प्रदेष्टा। इसका सही आंसर होगा ए समाहर्ता। ओके, राजस्व एकीकरण एकत्रीकरण करने से संबंधित अधिकारी था समाहर्ता। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष तथा प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। मौर्य काल में कर चोरी हेतु दंड स्वरूप मृत्यु दंड का प्रावधान था। ओके, तो यह एक्सप्लेन भी नॉलेजेबल है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भाग एवं बलि थे। ऑप्शन ए सैनिक विभाग, ऑप्शन बी राजस्व का स्रोत, ऑप्शन सी धार्मिक अनुष्ठान एंड ऑप्शन डी प्रशासकीय विभाग। इसका सही आंसर होगा बी, राजस्व का स्रोत था। ओके, भाग और बलि यानी ये टैक्स थे, कर था। कर यह एक प्रकार का था जिसे वसूल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का स्वामी राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इसी कर को भाग कहते थे और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग यानी भू राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी तथा बलि को माफ कर दिया था। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से था, जो राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लेता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रूमीन देही स्तंभ, ऑप्शन सी रानी का स्तंभ एंड ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। इसका सही आंसर होगा डी, भाब्रू स्तंभ। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भाब्रू कहाँ पड़ता है? बैराट राजस्थान में। स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। तात्पर्य यह है कि अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया। ओके, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज यानी मगध का राजा कहा है। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। यह भी इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध धम्म संघ से तात्पर्य बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है बुद्ध संघ धम्म, यह अशोक के किस अभिलेख पर है? तो खुदा है, तो भाब्रू पर खुदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, रज्जुक कौन थे? ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, ऑप्शन बी मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, ऑप्शन डी शक सेना में अधिकारी। इसका सही आंसर होगा बी, मौर्य शासन में अधिकारी, क्योंकि चोल राज्य में व्यापारी नहीं रज्जुक थे, गुप्त काल में साम्राज्य में सामंत वर्ग ये भी नहीं रहेगा, शक सेना में अधिकारी ये भी नहीं रहेगा। तो मौर्य शासन में अधिकारी थे रज्जुक, जो खेतों की पैमाइश करते थे या माप करते थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। ओके, यानी भूमि की माप इत्यादि भी यही इसी के देखरेख में होता था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। ऑप्शन ए कह रहा है फर्स्ट और प्रथम और 10वां शिलालेख। ऑप्शन बी कह रहा है प्रथम और 11वां शिलालेख। ऑप्शन सी कह रहा है द्वितीय और 13वां शिलालेख। ऑप्शन डी कह रहा है द्वितीय और 14वां शिलालेख। तो इसमें सही होगा सी, दूसरे और 13वें शिलालेख में, यानी दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज से तात्पर्य है दक्षिण भारत में जो संगम थे, यानी चोल हो गया, पांड्य हो गया, चेर हो गया, सारीपुत्र अथवा केरलपुत्र, तो इन सभी के नाम का उल्लेख दूसरे और 13वें शिलालेख में है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य, पशु, चिकित्सा व 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ ही दोनों शिलालेखों से पड़ोसी राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं केरलपुत्र प्रमुख हैं। ओके, 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा तथा 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या से संबंधित है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि संगम काल के जो राज्य थे चोल, पांड्य और सतीपुत्र एवं केरलपुत्र का उल्लेख दूसरे और 13वें शिलालेख में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन से, ऑप्शन बी राजनीतिक जीवन से, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन से एंड ऑप्शन डी सामाजिक जीवन से। इसका सही आंसर होगा बी, राजनीतिक जीवन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया जो बुक है उस अर्थशास्त्र, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ओके, उसमें राजनीतिक जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट, राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का राजत्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक मैकियावली के राजत्व सिद्धांत से अधिकांश रूपों में समानता रखता है। ओके, इस आधार पर उसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, अधिकरण से तात्पर्य अध्याय, ओके, कुल 15 अधिकरण और 150 प्रकरण तथा 600 श्लोक है। ओके, तथा 600 श्लोक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 चैप्टर में यह डिवाइड है, विभाजित है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 17। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 260 ईसा पूर्व यानी बीसी, ओके। ऑप्शन बी करा 261 ईसा पूर्व, इसका सही आंसर बी होगा 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी करा 126 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी करा 232 ईसा पूर्व, इसका सही आंसर होगा बी, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा में जो पड़ता है पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी, पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। ओके, तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वह 13वें शिलालेख में, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, और 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त एंड ऑप्शन डी बृहद्रथ। इसका सही आंसर होगा बी, उपगुप्त के द्वारा दीक्षित किए गए या बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया गया।
या आप यह भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित नियम, सिद्धांतों इत्यादि से परिचित अशोक को कराया। ओके, एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा गया है। ओके, अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म या धम्म नीति को स्वीकार किया तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंदालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी एंड ऑप्शन डी कारुवाकी। इसका सही आंसर होगा डी, कारुवाकी थी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। सम्राट अशोक अपनी पत्नी, अपनी रानी कारुवाकी यानी चरवाकी से अत्यधिक प्रभावित था। यह अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थी। मतलब जो तीवर पुत्र अशोक के थे वह उनकी माता कौन थी? कारुवाकी थी। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें उसके एक ही पत्नी कारुवाकी के नाम का उल्लेख मिलता है, अन्य पत्नियों के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? ऑप्शन ए त्रिरत्नों को शिक्षा देकर, ऑप्शन बी धम्म महामात्रों को भेजकर, ऑप्शन सी युद्ध करके एंड ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु बनकर। तो इसका सही आंसर होगा बी, धम्म महामात्रों को भेजकर। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध भिक्षु बनकर नहीं, युद्ध करके नहीं, क्योंकि अब युद्ध नीति का परित्याग कर दिया और धम्म नीति को अडॉप्ट कर लिया था। त्रिरत्नों को शिक्षा देकर, ऐसी बातें नहीं है। त्रिरत्नों की शिक्षा भी उसने नहीं दिया था। एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना आदि था। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक का धम्म राहुलोवाद सूत्र से प्रेरित है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 यानी क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को हमें निकालना है। तो ए ऑप्शन ए कह रहा है पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन बी कह रहा है पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन सी कह रहा है पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूर्व में गंगा नदी से। यह तो पूरी तरह गलत हो जाएगा। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से, तो ये गलत है। विंध्य पर्वतमाला बिहार मगध तक नहीं गई है। ओके, डी कह रहा है पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ, तो ये भी गलत है। ओके, आगे अगर देखा जाए ऑप्शन ए जो है पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से, तो यह भी गलत है, एवं उत्तर में चंपा नदी से, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है पाटलिपुत्र उत्तर में, अब यहाँ देखिए उत्तर में कह रहा है तो ये सही है, उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, तो यह सही है। इसका सही आंसर होगा बी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग यानी जल से घिरा हुआ किला के रूप में था
और शत्रुओं के लिए इस पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित था। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए कह रहा है बुद्ध घोष की सामंत पसादिका में। ऑप्शन बी कह रहा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ऑप्शन डी है पतंजलि के महाभाष्य। इसका सही आंसर होगा ये बुद्ध घोष की सामंत पसादिका में इसका उल्लेख मिलता है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या किया है, नॉलेजेबल है। कह रहा है बुद्ध घोष के सामंत पसादिका में कहा गया है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और इसे मौर्य साम्राज्य में विलय कर लिया। प्राचीन भारत का राज्य अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में है। यह क्षेत्र एक समय के लिए मालवा के ऐतिहासिक प्रांत का हिस्सा था। लगभग 600 ईसा पूर्व अवंती की राजधानी महिष्मती शायद नर्मदा नदी पर स्थित आधुनिक गोदरपुरा थी, लेकिन इसे जल्द ही उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन के पास स्थानांतरित कर दिया गया। ओके, तो यह एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ओके, कह रहा है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है तृतीय मुख्य शिलालेख। ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। ऑप्शन सी कह रहा है नवा मुख्य शिलालेख। ऑप्शन डी कह रहा है प्रथम स्तंभ अभिलेख। इसका सही आंसर होगा बी। ओके, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चेर, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। ओके, तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम यह भी था। ऑप्शन ए कह रहा है काकनम। ऑप्शन बी वेत्रवती। ऑप्शन सी बेशनगरी एंड ऑप्शन डी दसपुर। इसका सही आंसर होगा ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों से। और वेत्रवती तो यह नदी है, मध्य प्रदेश में बहती है उज्जैन के पास से। और बेशनगरी भी ओके, और दसपुर भी यह नगर है। और यह वेत्रवती यह नदी है। ओके, एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने बृहद स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सांची को प्राचीन काल में काकनम, काकनाया, काकनवा, काकनाद बोटा ओके या बोटा श्री पर्वत आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यह जानते रहिएगा, काकनम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इतने नामों से उसे जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चक्रवर्ती। ऑप्शन बी प्रियदर्शी। ऑप्शन सी धर्मदेव एंड ऑप्शन डी धर्मकीर्ति। इसका सही आंसर होगा बी, प्रियदर्शी राजा कहा गया है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अशोक ने मगध पर 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक के कुल 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में प्रयोग की गई उपाधि थी। प्रियदर्शी का अर्थ कि वह जो दूसरों को प्रेम से देखता है। यह सामान्यतः देवा नाम प्रिय के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ देवताओं का प्रिय होता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। ऊपर हम लोग देख लिए हैं, लेकिन फिर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए मास्की अभिलेख, ऑप्शन बी रुद्रदामन का अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी हाथी गुम्फा अभिलेख। कह रहा है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो इसका सही आंसर होगा डी हाथी गुम्फा अभिलेख में। ओके, यहाँ पर एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहां का राजा नंदराज था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। ऑप्शन ए शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन बी बड़ों का सम्मान, ऑप्शन सी धार्मिक सहनशीलता एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि धम्म का मूल जो संदेश क्या है, तो शांति एवं अहिंसा है ही, बड़ों का सम्मान है ही, धार्मिक सहनशीलता है ही। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अशोक का धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता है। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में के माध्यम से संदेश देता है। अपासीन में बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव से मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेशों में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट यह एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है। ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन सी 11वां शिलालेख एंड ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। इसका सही आंसर होगा ए 12वां शिलालेख। ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है, तो यह 12वां है। और 13वें यानी 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सार वृद्धि पर बल दिया है। 12वें शिलालेख में वह कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसे करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है तथा दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। इसके विपरीत स्थिति में वह अपने संप्रदाय को छीन तथा दूसरे के संप्रदाय का अपकार करता है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन ए है एग्रोनोमोई, ऑप्शन बी शुल्काध्यक्ष, ऑप्शन सी सीताध्यक्ष, ऑप्शन डी अक्राध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा सी। ओके, सीताध्यक्ष। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि एग्रोनोमई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं प्रकार पर कर वसूल करता था या वसूलता था, तथा अक्राध्यक्ष या आक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। ओके,
तो आक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था और शुल्काध्यक्ष क्या करता था, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार पर कर वसूलता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जा सकती है। ऑप्शन ए कह रहा है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी है तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है उसकी तुलना, यह इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है, तो यह इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। यह इंपॉर्टेंट है कि मौर्य काल में न्यायालय कौन कौन थे, तो उसको देख लिया जाए। फर्स्ट कह रहा है ऑप्शन में, फर्स्ट कह रहा है नंबर 1 धर्म महामात्र। धर्म महामात्र नाम से न्यायालय नहीं था, ये तो अधिकारी था। इसके बाद धर्मस्थी, यह सही है, यह न्यायालय का नाम था। ओके, ऑप्शन 3 कह रहा है तीसरे नंबर पर रज्जुक, रज्जुक भी न्यायालय नहीं था। नंबर 4 कह रहा है कंटक शोधन, यह भी था। तो इस प्रकार 2 और 4 कह रहा है कि निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, तो यही 2 और 4 अस्तित्व में न्यायालय थे। तो इसमें जो 2 4 होगा वही सही होगा। कह रहा है सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1 2, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है 2 एवं 3, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3, यह भी नहीं होगा। ये डी यही सही होगा, 2 और 4। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थी तथा कंटक शोधन। धर्मस्थी दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। ओके, तो यह भी ध्यान रखना है कि धर्मस्थी दीवानी न्यायालय था, यानी भूमि से संबंधित मामला देखता था, उसको दीवानी कहते थे। और कंटक शोध फौजदारी न्यायालय था। फौजदारी से तात्पर्य है लड़ाई झगड़ा मारपीट, किसी की हत्या कर देना। ओके, तो यह कंटक शोध के अंतर्गत मामला चलता था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रायो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। ऑप्शन ए है कंगनहल्ली, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन डी सोहगौरा। इसका सही आंसर होगा ए कंगनहल्ली। ओके, तो कंगनहल्ली शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रायो अशोक राजा अशोक उल्लिखित है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है। ओके, यानी रानी के साथ प्रस्तर पर यानी पत्थर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रायो अशोक राजा अशोक लिखा गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33 यानी क्वेश्चन नंबर 33। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता क्या था? एक देवी, देवी नहीं थी। ऑप्शन बी कह रहा एक धार्मिक संप्रदाय, एक धार्मिक संप्रदाय भी नहीं था, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यही सही होगा, सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी कह रहा है ऊसर भूमि भी नहीं होगी। तो सीता बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मोलॉजी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग अवश्य देखिएगा अच्छे से।
आगे एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट थे और यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से थे या मौर्य काल से थे। फिर हम लोग इसी तरह इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। ओके, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।